नमस्कार बच्चों, मैं कपिल कुमार। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 9th CBSE का साइंस सब्जेक्ट का 4th चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। बच्चों, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और ये फर्स्ट लेक्चर है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, और इसे ध्यान से देखो बच्चों, समझो अच्छे से और इसके नोट्स लिखो अच्छे से, ठीक है। तो चलो समझते हैं पहले इस चैप्टर को, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का नाम है। और इसमें सबसे पहले ये क्या पढ़ना है, देखो बच्चों, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इसके पहले वाले लेक्चर में, मतलब क्या 3rd चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। तो डाल्टन्स ने ये बताया था कि एटम्स को फर्दर ब्रेक नहीं किया सकता, मतलब एटम्स को ब्रेक नहीं किया सकता है, ठीक है। लेकिन बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्या बता दिया कि एटम्स को भी ब्रेक किया जा सकता है। और एटम्स के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, हम जानते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम यही देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई, कैसे प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई और कैसे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, ठीक है। और कैसे एटम्स का क्या स्ट्रक्चर था, कहाँ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, कहाँ प्रोटॉन्स रहते हैं, ठीक है, और कहाँ न्यूट्रॉन्स रहते हैं एटम्स में, ठीक है। पोजीशन के बारे में भी जानना है, कौन कहाँ पर रहते हैं, इनके बारे में जानना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो सबसे पहले डिस्कवरी किसकी होती है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिसे कहते हैं कैथोड रे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी होती है, और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने किया, जे थॉमसन ने किया, ठीक है, 1897 में। जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की, ठीक है बच्चों। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ग्लास ट्यूब लिया इन्होंने, ठीक है, लगभग 1 मीटर का था वो। तो उस ग्लास ट्यूब में क्या किया, एक गैस फिल कर दिया, उसमें गैस फिल कर दिया। जैसे मान लो इसमें हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, सपोज करो। तो उस गैस जो फिल है, सबसे पहले क्या किया उन्होंने, सबसे पहले एयर को उससे आउट किया। सबसे पहले अगर हम कहें तुमसे, तो इस ट्यूब से, मतलब ग्लास ट्यूब से एयर को क्या किया, स्केप किया, यहाँ से हटाया यहाँ से, ठीक है। और कैसे स्केप हुआ यहाँ पर एयर, वैक्यूम पंप से स्केप किया गया, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक वैक्यूम पहले एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया, उसके बाद फिर इसमें गैस को फिल किया गया, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, या हीलियम या नियॉन, किसी को भी। तो यहाँ पर देखो, उसके बाद क्या किया गया बच्चों, यहाँ पर 2 प्लेट लगाए गए, कैथोड और इलेक्ट्रोड के प्लेट, कैथोड और एनोड के प्लेट, नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल। ये बैटरी लगाया गया बच्चों यहाँ पे, ठीक है, सेल मतलब। और नेगेटिव टर्मिनल जिससे कनेक्ट रहता है, ये वायर है, ठीक है, जिस प्लेट से कनेक्ट रहता है नेगेटिव प्लेट, उसे कहते हैं कैथोड प्लेट, ठीक है, कैथोड। और जो पॉजिटिव टर्मिनल जिससे कनेक्ट होता है, जिससे जुड़ा होता है, उसे कहते हैं एनोड प्लेट कहते हैं, मतलब पॉजिटिव होता है बच्चों, ठीक है। आ रहा है समझ में बच्चों। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं इससे, और हाई वोल्टेज मेंटेन रखते हैं, ठीक है बच्चों। और प्रेशर क्या रहता है, लो रहता है, प्रेशर भी लो रहता है इसके लिए, ठीक है, बहुत लो रहता है प्रेशर। और वोल्टेज क्या रहता है, बहुत हाई रहता है इसके लिए, ठीक है। तो इस कंडीशन पर, जैसे ही इस कंडीशन को रखते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने के बाद क्या होता है, गैस जो इसके अंदर की होती है वो क्या होती है, आयोनाइज हो जाती है। क्या होती है गैस के अंदर की, आयोनाइज हो जाती है। आयोनाइज कैसे होता है गैस बच्चों, जो भी गैस, मतलब गैस एटम से मिलकर बना होता है। तो एटम्स को जब भी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे हम, जब भी एनर्जी एटम एब्जॉर्ब करेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे बच्चों, स्केप कर जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे एटम से, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो हाइड्रोजन को जब भी एनर्जी दिया गया इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, तो ये क्या बन चुका है बच्चों, H+ आयन बन चुका है, आयोनाइज हो चुका है, ठीक है, ये एटम। और इलेक्ट्रॉन देखो बाहर एक निकल गया इससे, ठीक है। आ रहा है बच्चों समझ में। ये H+ जो आयन होता है बच्चों, इसके पास में हाइड्रोजन एटम जो होता है बच्चों, उसके पास एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। और जब इसमें एनर्जी देते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इससे क्या हो जाता है, निकल जाता है बाहर, ठीक है, स्केप कर जाता है। तो फिर इलेक्ट्रॉन 0 हो जाता है और प्रोटॉन 1 रह जाता है। तो इसीलिए H+ आयन को कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं, हमेशा ज़्यादातर, ठीक है, H+ आयन को क्या कहते हैं हम लोग, प्रोटॉन भी कहते हैं। H+ आयन को प्रोटॉन के भी नाम से जाना जाता है बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों देखो, यहाँ पर लिखा गया, इसे पॉइंट्स के फॉर्म में हमने लिखा है इसमें, प्रेशर रिड्यूस्ड बाई वैक्यूम पंप एंड देन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड एट हाई वोल्टेज, जो हम डिस्कस किए पहले बच्चों, ठीक है। अ गैस इज फिल्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब, इसे डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं बच्चों, डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं, ठीक है। और इसमें गैस फिल किया जाता है। और उसके बाद फिर क्या होता है, जैसे हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, सम रेज इमिटेड फ्रॉम कैथोड टू एनोड कॉल्ड कैथोड रे एंड स्ट्राइक एट फ्लोरेसेंट सब्सटेंस देन इट ग्लो। देखो बच्चों, जैसे ही इसमें हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, तो इससे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं।
और इलेक्ट्रॉन का नेचर बच्चों आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन हम पहले ही बता देते हैं इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या होता है, नेगेटिव नेचर के होते हैं। तो जानते हो बच्चों, नेगेटिव नेचर का जो होगा वो किस प्लेट की तरफ जाएगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से निकले एटम से, ये किसके तरफ जा रहे हैं, एनोड की तरफ जाएंगे, क्योंकि एनोड क्या है, पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है। और एनोड की तरफ जाते हैं, और एक यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक पीछे ग्लास ट्यूब में एक कोटिंग कर देते हैं, ठीक है, एक मतलब एक सरफेस में पेंट कर देते हैं। और किस तरह का पेंट करते हैं हम, उसके कहते हैं फ्लोरेसेंट। समझ में आ रहा है, वो फ्लोरेसेंट सब्सटेंस का पेंट होता है। इससे क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है ना इस फ्लोरेसेंट मटेरियल पर, तो ये सब्सटेंस क्या होता है, ग्लो करने लगता है। तो हम समझ जाते हैं कि हाँ यहाँ पर कुछ ना कुछ स्ट्राइक हुआ। मतलब देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन को हम देख नहीं सकते हैं ऐसे, ठीक है, बिना माइक्रोस्कोप के, बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, ठीक है, लेकिन इसके इफेक्ट को देख सकते हैं कि जैसे ग्लो करेगा तो समझ जाते हैं कि हाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्ट्राइक किया है, ठीक है। तो इसे पहचान होती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा गया बच्चों, वाट एवर द एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट्स हो बच्चों, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जो भी हो चाहे, उसका चार्ज बाई मास रेशियो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ रहा है, चार्ज बाई मास, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास मतलब इलेक्ट्रॉन का मास, उसका रेशियो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये आगे और समझ में आएगा, बस अभी याद रखो बच्चों, ठीक है। इसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर लिखवाया गया इलेक्ट्रॉन्स का, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के मास के बारे में बताया गया है, और या फिर इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बारे में बताया गया, ठीक है, दोनों बताए गए। सबसे पहले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर लेते हैं। तो याद रखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है वो 1/1840 किसके होता है, मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम के बराबर होता है। वन हाइड्रोजन एटम का बच्चों मास क्या होता है, 1.66 इंटू 10^24। यही क्या होता है बच्चों, वन एटॉमिक मास यूनिट भी होती है बच्चों। समझ में आ रहा है, वन हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है वो एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है, ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में। तो अब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम जो है उसका मास कितना है, 1.66 इंटू 10^24 है। उसको किससे डिवाइड करोगे, 1840 से, जो कि यहाँ फॉर्मूला में था। तो यहाँ से आंसर क्या है बच्चों हमारा, 9.11 इंटू 10^-28 ग्राम। तो ये मास किसका है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का मास निकला, ठीक है, आ रहा है समझ बच्चों। अब चार्ज की हम बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की चार्ज। देखो दो तरह के चार्ज होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट चार्ज और एक होता है रिलेटिव चार्ज। एब्सोल्यूट चार्ज मतलब होता है रियल चार्ज उसका, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है बच्चों, नेगेटिव में चार्ज लेते हैं इलेक्ट्रॉन का, होता है क्या है, -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है बच्चों। और रिलेटिव चार्ज क्या होता है इसका बच्चों, -1। हम रिलेटिव चार्ज क्या लेते हैं, इसको -1 लेते हैं। उसी तरह से रिलेटिव चार्ज प्रोटॉन को क्या लेते हैं बच्चों, +1 लेते हैं, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है बच्चों, ठीक है, आगे हम देखेंगे। अच्छा, इसके बाद बच्चों देखो क्या लिखा गया, नो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कैरी लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज। कोई भी नेगेटिव चार्ज, जैसे मान लो ये बॉडी है, इस बॉडी का चार्ज मान लो नेगेटिव में, तो नेगेटिव चार्ज होगा किसी बॉडी का, तो वो लेस देन इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कभी नहीं हो सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज से हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है, किसी बॉडी का चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को यहाँ पर यूनिट माना गया है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, सबसे कम होता है, ठीक है, तो उसे यूनिट मान लिया गया है। उससे कम किसी का चार्ज नहीं होता है, ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में। उसके मल्टीपल में होगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में चार्ज होगा, किसी बॉडी का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल होगा बच्चों, ठीक है। जैसे तुमसे बात करें अगर हम कि हमारी बॉडी जो है किससे कंपोज हुई है, सेल से कंपोज हुआ है, ठीक है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि आधे सेल के हम बने हुए हैं। कहने मतलब है कोई भी माइक्रोस्कोपिक अगर मान लो कोई भी जीव है, तो उसे ये नहीं कह सकते कि वो 3.5 सेल से बना हुआ है, ये 1.5 सेल से बना हुआ है। हम ये कहेंगे कि हाँ 1 सेल से बना हुआ है, 2 सेल से बना हुआ है, 3 सेल से बना हुआ है। मतलब सेल के मल्टीपल रहेंगे, आधा सेल या 1/4 सेल पॉसिबल नहीं है बच्चों, है ना। तो वैसे इलेक्ट्रॉन जो है हाफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, 1/4 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन कैसे पॉसिबल है, एक नंबर में पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो वैसे चार्ज भी क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल रहेंगे बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं रिलेटिव चार्ज की बात कर लेते हैं। रिलेटिव चार्ज क्या होता है बच्चों, -1। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या ले लेते हैं, रिलेटिव चार्ज -1 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है बच्चों, ये तो खैर पढ़ चुके हैं, हाँ ये यहाँ तक हो चुका है बच्चों। और जैसे यहाँ पर हमने क्या बताया कि एग्जाम्पल में क्या दिखा है, -1, -2, -3, बट नॉट -1.5, -3.6, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, आ रहा है समझ में। चार्ज किसी बॉडी का ये फ्रैक्शन है, पॉसिबल नहीं है। अब इसके बाद देखो बच्चों हमने दिखाया डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है बच्चों। प्रोटॉन को हम लोग कैनल रे भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे यहाँ पे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, इलेक्ट्रॉन्स को ही हम लोग कैथोड रे कहते हैं बच्चों, ठीक है। उसी तरह से प्रोटॉन रे को, मतलब प्रोटॉन्स के फ्लो को
हम लोग क्या कहते हैं, कैनल रे कहते हैं, ठीक है, कुछ अलग नहीं है, अंतर नहीं है कुछ इसमें, ठीक है। अब क्या हम दिखाए, गोल्डस्टीन इसकी डिस्कवर किए थे, ठीक है, गोल्डस्टीन जो थे इसको डिस्कवर किए थे 1886 में बच्चों, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट जो है पूरा यही एक्सपेरिमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी जैसे हुई वैसे इसकी भी डिस्कवरी हुई। सिर्फ अंतर क्या है बच्चों, इसमें कैथोड जो था, इसमें जो लिया जाता है, मतलब इसमें जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है इसमें, ठीक है, कैनल रे की जो डिस्कवरी हो रही है, मतलब प्रोटॉन की जो डिस्कवरी हो रही है, सेम अपरेटस यहाँ लिया जाता है, ग्लास ट्यूब सेम यहाँ लिया जाता है। सिर्फ कैथोड को क्या कर दिया जाता है बच्चों, परफोरेटेड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है कैथोड को, परफोरेटेड। परफोरेट का मतलब ये होता है कि उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, टीनी पोर्स, छोटे छोटे मतलब टीनी होल रहते हैं, मतलब, ठीक है। जिससे क्या होता है बच्चों, जिससे ये होता है, इसमें ध्यान से देखो, इसमें हमने ये दिखाया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज में कुछ दिखाया और कुछ नेगेटिव चार्ज दिखाया है बच्चों। पहले देखो, याद करो, हम पढ़ाए थे अभी कि हाइड्रोजन को जब भी एनर्जी देंगे तो ये किस में स्प्लिट कर जाएगा, H+ में और एक इलेक्ट्रॉन में। H+ का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, यही है H+, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज वाले किसके तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे, एनोड के तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एनोड प्लेट क्या है, पॉजिटिव है। और जो पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल इस गैस ट्यूब में जो होंगे, समझ में आ रहा है, ग्लास ट्यूब में जो होंगे, वो किसके तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज, कैथोड इलेक्ट्रोड की तरफ पास होना स्टार्ट होंगे, ठीक है। कैथोड क्योंकि क्या है, नेगेटिव प्लेट है वो, तो पॉजिटिव पार्टिकल कैथोड की तरफ जाएंगे और नेगेटिव पार्टिकल एनोड की तरफ जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये जब जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, एक तरह के कोटिंग लगा देते हैं समझने के लिए कि यहाँ पर कोई भी स्ट्राइक किया तो ग्लो होता है वो, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद बच्चों देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। अब ये बताया जा रहा है कि चार्ज में मास रेशियो जो होता है प्रोटॉन के लिए, ये हर एलिमेंट्स के लिए क्या होता है, अलग अलग होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के लिए बच्चों याद रखना, चार्ज में मास रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन प्रोटॉन के लिए चार्ज में मास रेशियो क्या होता है बच्चों, डिफरेंट होता है एलिमेंट का। हाइड्रोजन का कुछ अलग होगा चार्ज में मास रेशियो, हीलियम का कुछ अलग होगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि प्रोटॉन सबके पास में क्या होता है, अलग अलग होता है। एटॉमिक नंबर हम पढ़ाएंगे आगे बच्चों, क्या होता है, सबके लिए डिफरेंट होता है। तो जब डिफरेंट एटॉमिक नंबर जब है तो इसीलिए क्या होगा, उनका मास भी अलग होगा, ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में। इसके बाद बच्चों यहाँ पर दिखाया गया है, इसके बाद देखो बच्चों, हमने यहाँ पर ये लिखा है कि मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का मास क्या होता है, हाइड्रोजन किससे मिलकर बना होता है, देखो बच्चों, हाइड्रोजन के पास में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन नहीं होता है हाइड्रोजन के पास में, ठीक है, और इसीलिए बहुत हल्का एलिमेंट है, लाइट एलिमेंट है। और याद रखो बच्चों, यहाँ पर हमने क्या लिखा, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्या लिखा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों देखो, प्रोटॉन के मास के सामने इलेक्ट्रॉन की मास क्या होती है, बहुत कम होता है मास, ना के बराबर, उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि लगभग हाइड्रोजन का जो मास है एक एटम का, वो एक प्रोटॉन का मास उसके बराबर होगा बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए देखो क्या लिखा गया बच्चों, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब 1 AMU, 1 एटॉमिक मास लिया गया था ना। एक हाइड्रोजन एटम का मास क्या होता है, 1 AMU, इसीलिए प्रोटॉन के मास को भी क्या ले सकते हो, 1 AMU। और इसका एब्सोल्यूट मास क्या होता है, मतलब जो रियल में होता है मास, वो क्या होता है, 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है, ऑल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन्स के केस में क्या था बच्चों, सारे नेगेटिव बॉडी जो है, नेगेटिव बॉडी का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के मल्टीपल रहता है, ठीक है। वैसे अगर कोई पॉजिटिव बॉडी है तो पॉजिटिव बॉडी केस में क्या होगा बच्चों, जितने भी पॉजिटिव बॉडी होंगे उनका जो चार्ज होगा वो किनके इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा, प्रोटॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा। कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर सबसे छोटी यूनिट क्या ली गई है, प्रोटॉन चार्ज को ली गई है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। ऐसे नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन को लिया गया, वैसे पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन के लिए लिया गया है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद बच्चों देखो दिखाया गया है, रिलेटिव चार्ज क्या होता है बच्चों, +1 होता है प्रोटॉन का, पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब डिस्कवरी ऑफ देखो न्यूट्रॉन दिखाया गया है। डिस्कवरी, इसका डिस्कवरी किसने किया बच्चों, चैडविक ने किया, ठीक है, 1932 में किया बच्चों। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, 0 चार्ज का होता है ये, ठीक है, लेकिन इसका जो मास होता है न्यूट्रॉन का लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है बच्चों, ठीक है। इसीलिए बच्चों क्या लिखा गया, मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। और ये क्या होता है, ये होता है 1 AMU, मतलब वही 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, अब यहाँ से स्टार्ट होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, ठीक है बच्चों। अब हम ये पढ़ेंगे बच्चों कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम कैसे बना हुआ है, ठीक है, एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों। तो सबसे पहले देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हम जब देखेंगे तो सबसे पहले थ्योरी किसकी आती है, थॉमसन मॉडल आता है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले थ्योरी किनकी आती है, थॉमसन मॉडल। थॉमसन ने बच्चों ये बताया, थॉमसन ने एटम को वाटरमेलन बता दिया कि वाटरमेलन कैसा होता है एटम। वाटरमेलन के ऐसा होता है, मतलब ये हो बच्चों कि जैसे वाटरमेलन में क्या होता है,
उसमें बीज जो होते हैं ना ब्लैक कलर के एम्बेडेड रहते हैं, जो उसमें रहते हैं बच्चों, उसको उन्होंने क्या मान लिया था, इलेक्ट्रॉन्स मान लिया था। और पूरे जो उसके जो फ्रूट्स पोर्शन होता है, मतलब रेड मास जो होता है, उसको उन्होंने क्या मान लिया था, पॉजिटिव चार्ज मान लिया था। ठीक है, पॉजिटिव मास है वो। जैसे बच्चों यहाँ पर हमने दिखाया है, यहाँ पर तो यहाँ पर ये दिखाया है कि पॉजिटिव यहाँ पर चार्ज क्या है, पूरे एटम में मतलब फैला हुआ है, और चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये एम्बेडेड है बीच में। ठीक है, लेकिन बच्चों ये थ्योरी गलत हो जाती है आगे चल के। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो इन्होंने देखो ये बताया कि एन एटम इज कंसिस्ट ऑफ, जो एटम होता है ये वो किससे कंसिस्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से। और इन्होंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो होता है हमेशा इक्वल रहता है, इसीलिए एटम का ओवरऑल चार्ज क्या होता है, जीरो होता है, मतलब एटम क्या होता है, न्यूट्रल रहता है। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में। इसके बाद देखो इनका यहाँ पर ड्रॉबैक दिखाया गया है। इन्होंने रदरफोर्ड का जो, रदरफोर्ड बहुत बड़े साइंटिस्ट थे बच्चों। ठीक है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था उसके आगे ही बच्चों। ठीक है, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था, रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, आगे हम पढ़ेंगे बच्चों। लेकिन उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे वो। ठीक है बच्चों, मतलब ये उनका ड्रॉबैक है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन 9th क्लास में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था बच्चों। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है बच्चों, रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। पहले इसके पहले ये देखते हैं बच्चों, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं। बच्चों रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो होते हैं जिनसे अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स कंटिन्यू क्या होते हैं, रेडिएट करते रहते हैं, इमिट करते रहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे मान लो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये कोई भी, तो इससे अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स क्या होंगे, टाइम के साथ साथ क्या होंगे, इससे निकलते रहेंगे हर समय, लेकिन हम ये विजिबल नहीं होते बच्चों, हमको दिखेंगे नहीं है। ठीक है, आ रहा है समझ बच्चों। तो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स, ठीक है, अल्फा बीटा अ सब्सटेंस फ्रॉम विच अ कंटिन्यूअस इमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं बच्चों, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव, और बीटा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है बच्चों, नेगेटिव, और गामा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है, जीरो, कोई चार्ज नहीं होता है। याद रखना बच्चों, सबसे हार्मफुल क्या होता है, गामा पार्टिकल होता है। याद रखो बच्चों, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, अमेरिका ने जापान के ऊपर, जापान में हिरोशिमा नागासाकी, ठीक है, एक जगह है, जानते हो बच्चों, आप लोग सब लोग जानते हो, एक सिटी है, तो वहाँ पर न्यूक्लियर वेपन से अटैक कर दिया था बच्चों अमेरिका ने जापान के ऊपर। तो वहाँ पर ये कहा जाता है बच्चों, ये हुआ था कि उस वहाँ पर क्या हुआ, जब एटम बम वहाँ पर डाला गया था तो उससे गामा पार्टिकल निकला बच्चों। गामा पार्टिकल बहुत डेंजरस होता है बच्चों, उसका पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होता है, और उसके स्किन कैंसर हो जाता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मतलब उससे एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, उस एटम बम से तो बहुत लाखों लोग मरे थे बच्चों उस समय। ठीक है, आ रहा है समझ में बच्चों। ये तो चलो एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया, लेकिन फिर से पॉइंट पे आते हैं बच्चों। तो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है बच्चों, रदरफोर्ड का बहुत बड़ा रोल है बच्चों। एटम्स में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी उन्होंने किया, क्योंकि न्यूक्लियस ही मेन होता है बच्चों एटम में। तो रदरफोर्ड का सबसे बड़ा रोल है, समझ लो। ठीक है, पूरे केमिस्ट्री में। ठीक है, तो सबसे पहले ये कुछ टर्म्स यहाँ पर हम लिखे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है बच्चों, इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विच हैज़ 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड 4 यूनिट मास। ये अल्फा पार्टिकल बच्चों कुछ और नहीं होता है, हीलियम ही होता है बच्चों। हीलियम से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो हीलियम क्या बन जाएगा, He2+। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, 2 होता है, और मास नंबर क्या होता है, 4। बच्चों एटॉमिक नंबर मास नंबर हम आगे के लेक्चर में लिखवाएंगे। ठीक है बच्चों, एटॉमिक नंबर मतलब होता है प्रोटॉन नंबर, और मास नंबर बच्चों क्या होता है, अभी के लिए ये याद रखो, मास नंबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखो बच्चों, गोल्ड फॉइल लिया जाता है बच्चों। ठीक है, गोल्ड फॉइल क्या होता है, बहुत ही थिन होता है। एक्सपेरिमेंट के लिए क्या लिया जाता है बच्चों, गोल्ड फॉइल लिया जाता है। ठीक है बच्चों, अच्छा, लेकिन यहाँ पर एनालिसिस देखो कैसे किया गया है। ये जो एक एटम लिया गया है बच्चों, ये गोल्ड का एक एटम लिया गया है। ठीक है, मतलब गोल्ड फॉइल जो होगा उसके एक एटम का एग्जामिनेशन किया जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो गोल्ड फॉइल में मतलब जो गोल्ड फॉइल था, जो सीट था गोल्ड की, उस पर क्या किया जाता है, अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक किया जाता है बच्चों। ठीक है, अल्फा पार्टिकल ऐसे तो स्ट्राइक होगा नहीं, उसके लिए एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होना चाहिए। ठीक है, वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से क्या होता है बच्चों, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, इमिट करता है, निकलता है, और सीधा जाकर कहाँ स्ट्राइक करता है, सीधा जाकर के गोल्ड फॉइल की जो सीट होती है उस पर स्ट्राइक करता है बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर एक एटम को ले लिया गया बच्चों। ठीक है, जैसे मान लो जूम किया जाए तो एक एटम को दिखाया गया सिर्फ। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, इसमें दिखाया गया बच्चों कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, ऐसे ही निकल गए अनडेविएट, समझ में आ रहा है, मतलब ऐसे ही स्ट्रेट लाइन में पास कर गए। और कुछ अल्फा पार्टिकल बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखोगे, कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हुए, अपने रास्ते से क्या हो गए, डिफ्लेक्ट कर गए। देखो यहाँ पर कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो गए,
अपने रास्ते से, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट कर गए, ठीक है बच्चों। तो ये डिफ्लेक्शन क्यों होता है? सबसे पहले देखो बच्चों, एक्सपेरिमेंट आता है। सबसे पहले कोई भी साइंटिस्ट जो होते हैं, कोई भी साइंटिस्ट, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं पहले, उसके बाद क्या निकालते हैं? कंक्लूजन निकालते हैं। और उसके बाद फिर थर्ड स्टेप क्या होता है उनके लिए? मॉडल लिखना, थ्योरी लिखना अपनी, ठीक है। तो जब एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चों रदरफोर्ड, तो उन्होंने ये पॉइंट उनको मिलता है, ठीक है। क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है एक्सपेरिमेंट में? एक्सपेरिमेंट में उनको क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है बच्चों? पढ़ते हैं बच्चों एक करके। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ठीक है। उन्होंने ये देखा बच्चों कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल जो है, मतलब 98 से 99% अल्फा पार्टिकल वो अनडेविएट, मतलब ऐसे ही निकल गया एटम से, ठीक है, कोई उसमें फर्क नहीं पड़ा, ये उन्होंने देखा। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया कि एज वी मूव क्लोज टू न्यूक्लियस देन डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस बाय पार्टिकल्स, ठीक है। पार्टिकल्स मतलब अल्फा पार्टिकल, आ रहा है बच्चों, ठीक है। मतलब जैसे ही अल्फा पार्टिकल जो है न्यूक्लियस के करीब आता है बच्चों, तो उसमें अल्फा पार्टिकल में क्या होता है बच्चों? देखो, दूर वाले जो है अल्फा पार्टिकल वो ऐसे ही निकल गए, लेकिन जो न्यूक्लियस के क्लोज जो आ रहे हैं अल्फा पार्टिकल, वो उनमें क्या हो रहा है? डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है बच्चों। लेकिन जो दूर है वो ऐसे ही निकल गए स्ट्रेट लाइन में, आ रहा है समझ में। और उसके बाद फिर उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये देखा उसके बाद में फिर एवरी, ठीक है, अवेरी, ये लिखा हुआ बच्चों अवेरी, अवेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल बच्चों। मतलब जैसे मान लो यहाँ पर लिखा गया है 12,000 अगर अल्फा पार्टिकल है, तो उसमें एक सिर्फ वो हुआ क्या? वो बाउंसिंग बैक हो गया, मतलब अपने जिस इनिशियल पाथ में आया वैसे ही क्या हुआ? न्यूक्लियस में स्ट्राइक करके वापस उसी पाथ में क्या हुआ? लौट गया बच्चों, ठीक है। इसे कहते हैं बाउंसिंग बैक होना बच्चों, ठीक है। इसके बाद फिर बच्चों देखो क्या है, कंक्लूजन देखते हैं बच्चों, ठीक है। कंक्लूजन ये देखा गया। अब उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला बच्चों, रदरफोर्ड ने ये निकाला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासिंग अनरिफ्लेक्टेड, इट मींस मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम एम्प्टी। इसका मतलब बच्चों उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि ज़्यादातर एटम्स में जो है खाली जगह पड़ी हुई है, स्पेस मतलब बहुत ज़्यादा क्या है? वैकेंट है, खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अल्फा पार्टिकल क्या हो गया? वो अनडिफ्लेक्टेड ऐसे ही निकल जाता है स्ट्रेट पाथ में, ठीक है बच्चों। इसके बाद फिर क्या लिखा गया बच्चों? सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल इनसाइड ये सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल मेक acute and obtuse angle since alpha particle carry some of the alpha particle make acute and obtuse angle since alpha particle carry positive charge and deflection occurs due to repulsion। समझ में आ रहा है बच्चों? इन्होंने बच्चों ये देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो है कुछ एक्यूट एंगल बना रहे हैं, मतलब कुछ स्मॉल एंगल बना रहे हैं, मतलब लेस देन 90 डिग्री, और कुछ अल्फा पार्टिकल जो है लार्ज एंगल बना रहे हैं, मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो इसमें इन्होंने ये देखा कि अल्फा पार्टिकल तो ऐसे रिफ्लेक्ट होगा नहीं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का नेचर क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव नेचर का होता है अल्फा पार्टिकल। तो कहीं ना कहीं वो जो न्यूक्लियस है इसका भी चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तभी क्या हो रहा है बच्चों? उनमें रिपल्सन हो रहा है, ठीक है। न्यूक्लियस के तरफ अल्फा पार्टिकल जा तो रहा है, लेकिन डेविएट कर जा रहा है अपने पाथ से। समझ में आ रहा है? अपने पाथ से क्या हो रहा है? डेविएट कर जा रहा है। डेविएट बच्चों तभी होता है दो पार्टिकल के बीच में जब वो सेम नेचर के होते हैं। डेविएट होना मतलब बच्चों रिपल्सन का होना। तो रिपल्सन बच्चों कब होता है? जब सेम नेचर वाले पार्टिकल होते हैं। अगर मान लो न्यूक्लियस ही पॉजिटिव है, अल्फा पार्टिकल तो पॉजिटिव है, तुमको पता होता है बच्चों, पता है, लेकिन न्यूक्लियस पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये जो है ये हमें कंफर्म पता चल जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर बच्चों अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ स्टैग नहीं कर रहा है, उससे दूर और भाग रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब न्यूक्लियस ही पॉजिटिव नेचर का ही है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला। इसके बाद फिर क्या लिखते हैं? सो दैट न्यूक्लियस ऑफ एटम मस्ट कैरी द पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया बच्चों। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों? होल मास एंड द चार्ज कंसंट्रेट, ये शॉर्ट में हम लिखे बच्चों कंसंट्रेट है ये, ठीक है बच्चों। होल मास एंड चार्ज कंसंट्रेट ऑन सेंटर ऑफ एटम कॉल्ड न्यूक्लियस, और पूरा जो है मास और चार्ज, ठीक है, एटम का न्यूक्लियस में कंसंट्रेट रहता है, ठीक है। ज़्यादातर जो मास है वो न्यूक्लियस में ही है बच्चों एटम के, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस में हम आगे पढ़ेंगे बच्चों। न्यूक्लियस जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैरी करता है, समझ में आ रहा है। और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के सामने, समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ओवरऑल मास जो होता है एटम का पूरा जो होता है न्यूक्लियस पर जो है वो वहाँ पर रहता है, कंसंट्रेट रहता है बच्चों, ठीक है बच्चों। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में बच्चों? तो ये जो हम आज ये टॉपिक जो हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर का बच्चों, इसको अच्छे से देखो बच्चों, ठीक है, और समझो इसको। अगर आपको बहुत फास्ट लग रहा है तो इसको स्लो करके देखो, बार बार देखो, ठीक है। और याद रखो बच्चों, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है, और शेयर भी करो बच्चों, ठीक है। और जितना हो सके इसको फॉरवर्ड करो बच्चों आगे की तरफ, ठीक है बच्चों।
और नेक्स्ट वीडियो में आपको बोर्ड्स मॉडल पढ़ाएंगे हम, इसके आगे जो टॉपिक है, ठीक है बच्चों। और इसे नोट्स के फॉर्म में बना लो इसको, और इसको लर्न रखो बच्चों। पीछे के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, समझना, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।